ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं, डीएनए की डिस्कवरी किसने की है, उसके खोजकर्ता कौन है, किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है डीएनए की स्ट्रक्चर उसकी खोज करने में और उसकी क्रिस्टलोग्राफी जो है उसकी 3D इमेज बनाने में। उन हमने साइंटिस्ट की कुछ बात की थी। आज के वीडियो में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। डीएनए के डबल हेलिकल जो मॉडल दिया है वाटसन एंड क्रिक ने, उसकी विस्तारित रूप से बात करेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं या नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के आखिर में हम उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। डीएनए, कल मैंने आप लोगों को बताया था, डीएनए एक पॉलीमर है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं होती है और इन दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर क्या बना हुआ होता है, डीएनए बना हुआ होता है। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है वो 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में होता है पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर यानी 5 कार्बन की शर्करा, 5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट हैं, इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा जाता है। डीएनए नाम ही इसीलिए इसको रखा गया है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं क्योंकि ये जो राइबोस शुगर है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं फोटोग्राफ में, 5 कार्बन की ये जो शुगर है इसके कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल समूह है। राइबोस शुगर में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है, लेकिन डीऑक्सी यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल समूह की कमी पाई जाएगी कार्बन नंबर 2 पर। कार्बन नंबर 2 है, वहाँ पर केवल हाइड्रोजन समूह मौजूद होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह की जगह केवल हाइड्रोजन समूह उपस्थित होने के कारण इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा जाता है। तो डीएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है उसमें जो शुगर मौजूद होती है वो एक पेंटोस शुगर है और उसके कार्बन नंबर 2 पर केवल हाइड्रोजन समूह पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह अनुपस्थित होने के कारण इस शुगर को डीऑक्सीराइबोस शुगर कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में दूसरी सब यूनिट है नाइट्रोजन बेस पेयर। 2 तरह के नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन की हम बात करें तो प्यूरिन में 2 वलयों से बने होते हैं, एक हेक्सा वलय जिसे पिरिमिडिन वलय कहते हैं, दूसरी पेंटा वलय जिसे इमिडाज़ोल वलय कहा जाता है। प्यूरिन क्षार 2 तरह के होते हैं, एडेनिन जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्वानिन जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये पिरिमिडिन रिंग है और ये जो दूसरी वाली जो रिंग है ये वाली इमिडाज़ोल रिंग है, ये इमिडाज़ोल रिंग होती है। तो 2 रिंग है यहाँ पर। आप लोग अगर प्यूरिन की बात करेंगे तो 2 प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, जिसमें 2 रिंग्स होती हैं, एक पिरिमिडिन रिंग होती है और एक इमिडाज़ोल रिंग मौजूद होती है। पिरिमिडिन रिंग 6 कार्बन की होती है और इमिडाज़ोल रिंग जो होती है उसमें यहाँ पर 3 कार्बन यहाँ पर मौजूद होते हैं। पेंटा होती है 5 कार्बन की, ये 5 जो वाले इमिडाज़ोल रिंग जैसे उस तरह से ये पाई जाती है। पिरिमिडिन क्षार, इसमें केवल एक हेक्सा वलय यानी पिरिमिडिन वलय पाई जाती है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है वो केवल आरएनए पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल मौजूद नहीं होता है। डीएनए में जो है वो थाइमिन होगा और आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। केवल हेक्सा वलय है, यहाँ पर पिरिमिडिन वलय उपस्थित होती है, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तीसरी जो समूह होता है वो फॉस्फेट समूह होता है, ये H3PO4 से प्राप्त होता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में एक क्षार और शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। 2 टर्म डीएनए में हम कॉमनली यूज़ करेंगे, न्यूक्लियोसाइड SIDE साइड, SIDE साइड न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड TIDE टाइड। साइड शब्द जहाँ भी आएगा इसका मतलब है एक बेस पेयर और पेंटोस शुगर। नाइट्रोजन बेस पेयर, पेंटोस शुगर
ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है, न्यूक्लियोटाइड एग्जाम में, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर प्लस, वहाँ पर पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो वो है न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस पेयर पेंटोज शुगर के साथ साथ फॉस्फेट समूह अगर मौजूद है तो इसको हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। यहाँ डायग्राम में आप लोग देखिए फोटोग्राफ्स में, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस पेयर, अगर ये तीनों हैं तो ये होगा आपका न्यूक्लियोटाइड। केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन क्षार मौजूद हैं तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। डीएनए को लेकर एक महत्वपूर्ण रूल मैंने कल हमने शॉर्ट में बात की थी, चारगॉफ की। इरविन चारगॉफ ने डीएनए के लिए एक रूल दिया है जिसे चारगॉफ रूल कहते हैं। 4 तरह के नाइट्रोजन बेस पेयर डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन मौजूद होते हैं। हर एक स्पीसीज में, प्रत्येक स्पीसीज में इनका रेशियो अलग अलग होता है, एक जैसा नाइट्रोजन बेस पेयर का रेशियो नहीं पाया जाता है। इस कारण डीएनए का कंपोजिशन अलग अलग तरह से होता है। इनकी क्वांटिटी हर एक स्पीसीज में इक्वल नहीं पाई जाती है। ये इनका अमाउंट स्पीसीज टू स्पीसीज वेरियस करता है, जरूरी नहीं है कि, बट नॉट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। द अमाउंट ऑफ ऑलवेज एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होगा। जितनी मात्रा में एडेनिन है उतनी मात्रा में थाइमिन होगा, और जितनी मात्रा में गुआनिन होता है उतनी मात्रा में साइटोसिन होगा। इनका जो अमाउंट है वो क्या पाया जाएगा? इक्वल पाया जाएगा। अब हम लोग डीएनए के लिए जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए डबल हेलिक्स के लिए वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल है डीएनए के लिए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी क्यों है? क्योंकि इसकी जो पेंटोज शुगर है उसमें कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन समूह की कमी पाई जाती है। 4 तरह के मैक्रोमॉलिक्यूल्स हम लोग नॉर्मली देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। उनमें से डीएनए एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ के लिए, कोई भी सेल के लिए, कोई भी जीवन के लिए ये एसेंशियल है, ज़रूरी है। 3-dimensional structure of DNA first proposed by James D. Watson and H.C. Crick in 1953। इसमें 2 लॉन्ग हेलिकल स्ट्रैंड होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक्सिस पर आपस में कॉइल रहते हैं। कॉइलिंग मतलब जिस तरह से रस्सी में कॉइलिंग होती है ना, जिस तरह से, उस तरह की इसमें 2 स्ट्रैंड की आपस में कॉइलिंग पाई जाती है। इसमें एक एंड 5 प्राइम होता है तो दूसरा एंड 3 प्राइम होगा। एक सिरा 5 प्राइम है, दूसरा सिरा क्या होगा? 3 प्राइम होगा। 5 प्राइम पर फॉस्फेट समूह मौजूद होता है और 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। ये स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। हमने बात करी ली कि यहाँ पर 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है ये एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल का मतलब होगा एक 3 to 5 डायरेक्शन में है तो दूसरी जो होगी वो 5 प्राइम to 3 डायरेक्शन में होगी। इस तरह से एक दूसरे की ये एंटी पैरेलल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब एक डायरेक्शन क्या है? एक डायरेक्शन 5 to 3 है तो दूसरी 3 to 5 होगी। इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर इकाइयों से बने होते हैं। डीएनए में मोनोमर इकाइयाँ क्या होगी? न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो डीएनए की मोनोमर इकाइयाँ होती हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो 3 प्राइम और 5 प्राइम जो होंगे वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाएगा, क्योंकि 5 प्राइम पर यहाँ पर फॉस्फेट समूह होता है और 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल समूह होता है। जो डीएनए की फॉस्फेट समूह जो बैकबोन बनती है डीएनए की, उस बैकबोन के अंदर जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे?
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। चार तरह के नाइट्रोजन बेस पेयर डीएनए में होंगे, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन। इसको ए, टी, सी और जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। टू स्ट्रैंड बाइंड टुगेदर विया द बेस एंड ट्विस्ट टू फॉर्म डबल हेलिक्स। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए रहते हैं और एक पर्टिकुलर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इस तरह के हेलिकल स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। चारगॉफ रूल के अनुसार जितना अमाउंट में एडेनिन होता है उसके इक्वल में थाइमिन होगा और जितनी अमाउंट में ग्वानिन होगा उसके इक्वल अमाउंट में साइटोसिन पाया जाएगा। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। The shape of helical is stabilized by the hydrogen bonding and hydrophobic interaction between बेस के बीच में हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही डीएनए को स्टेबल मटेरियल माना गया है। आरएनए को जेनेटिक मटेरियल इसीलिए नहीं मानते हैं ज़्यादातर वैज्ञानिक, क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है और डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। आप इस डायग्राम से देखिए, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। डीएनए का पहला क्या होगा, एक सिरा अगर डीएनए का 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है तो दूसरा क्या होगा 5 से 3 प्राइम एंटी पैरेलल है। और एक सिरे पर यहाँ पर आप लोग अगर देख रहे हैं तो एक सिरे पर यहाँ हाइड्रोक्सिल समूह है, यहाँ पर 5 प्राइम पर, यहाँ 3 प्राइम पर हाइड्रोक्सिल समूह है, तो दूसरे सिरे पर क्या होगा, फॉस्फेट समूह होगा। हाइड्रोक्सिल समूह और इस फॉस्फेट समूह के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन बेस पेयर, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमिन और एडेनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये जो यहाँ पर है, ये आप दिख रही है, ये यहाँ डीएनए की, इसको हम लोग फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। The bond are called phosphodiester bond and the sugar phosphate backbone is described as a extending or growing in 5 to 3,5 direction when the molecule is synthesized. फॉस्फेट बैकबोन चूँकि फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है, इस कारण विच अलाउ डीएनए बैकबोन टू फॉर्म बॉन्ड विथ वाटर के साथ ये बॉन्ड बनाने में सक्षम है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये डीएनए का पूरा एक स्ट्रक्चर है, किस तरह से 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए रहते हैं, स्ट्रैंड फर्स्ट और स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड सेकंड। यहाँ देखिए जो डीएनए का पूरा है, अगला पॉइंट जो है वो डीएनए की जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉन होती है। इसके साथ ही 1 टन, जब डीएनए का 1 टन, एक हेलिकल है नहीं, 1 टन जो होता है ना, यहाँ से 1 टन लेकर 2 ग्रूव के बीच, ग्रूव फर्स्ट ग्रूव सेकंड, एक स्मॉल खांच है और एक लार्ज खांच है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो डीएनए का एक हेलिकल जब पूरा होता है तो उसके बीच की जो दूरी होती है वो 3.5 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉन होती है। 3.4 नैनोमीटर या 30 एंगस्ट्रॉन होती है एक हेलिकल। एक जो हेलिकल होता है उस एक पूरे हेलिकल में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। ये जो पूरा हेलिकल आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ 10 न्यूक्लियोटाइड इसके बीच में पाए जाते हैं। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रॉन अपॉन 10 है ना, तो कितना हो गया? 3.4 एंगस्ट्रॉन। अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन। 2 न्यूक्लियोटाइड, ये जो इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन पाई जाती है। यहाँ ये माइनर ग्रूव है, ये यहाँ पर मेजर ग्रूव है। जब डीएनए प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करता है तो इन्हीं ग्रूव या खांच के साथ आकर जुड़ता है।
और ये डीएनए की, हाँ आप देख रहे हैं, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और ये बीच में आप यहाँ पर लिंक, ये बेस पेयर जुड़े हुए रहते हैं। अगर कुल मिलाकर हम लोग देखें इस नियम की, अगर हम वाटसन एंड क्रिक की एक समरी देखें तो वाटसन एंड क्रिक का पहला मॉडल ये होगा कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हेलिकल, कॉइड हेलिकल जो होती है चेन एक दूसरे की होती है। दूसरी बात ये यहाँ पर ये होगा कि इनका जो नाइट्रोजन बेस पेयर होगा वो चारगॉफ रूल को पालन करेंगे। ए जितना होगा उतना टी होगा, जी जितना होगा उतना क्या होगा, सी होगा। तीसरी बात करें कि इसकी जो विड्थ होती है वो 20 एंगस्ट्रॉन होती है और 1 टर्न जब पूरा होता है हेलिकल का तो उसके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन या 3.4 नैनोमीटर होती है। ये एंटी पैरेलल होते हैं 3 to 5 और 5 to 3 डायरेक्शन में। इस तरह से एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों सिरे एक दूसरे के एंटी पैरेलल पाए जाते हैं। फॉस्फेट जो समूह होगा 5 प्राइम पर होगा और हाइड्रोक्सिल समूह 3 प्राइम पर होता है। फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल समूह जब आपस में जुड़कर फॉस्फेट बैकबॉन्ड बनाते हैं तो इसके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और जो नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ये वाटसन एवं क्रिक के डबल हेलिक्स मॉडल की खास बातें हैं। अब हम कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो। नंबर 1, ए न्यूक्लियोसाइड इज़ कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियोसाइड, ध्यान से पढ़ना, क्या शब्द आया है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ होता है, ए बेस एंड शुगर। अगर मैं इसके साथ फॉस्फेट समूह मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड इसको हम लोग कहेंगे। केवल बेस और शुगर है तो न्यूक्लियोसाइड, बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट समूह है तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए की मोनोमर इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड होती है। जेनेटिक म्यूटेशन अकर इन डीएनए। डीएनए इज प्रेजेंट इन, किनका डीएनए कहाँ मौजूद होता है। हमने बात कर ली कि न्यूक्लियस में तो होता ही होता है डीएनए। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को एम्प्टी डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए को सीटी डीएनए कहा जाता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी होगा और न्यूक्लियस में तो होता ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को इसी डीएनए की उपस्थिति के कारण सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त अंग, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं। अर्ध स्वायत्त अंग कौन से हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट। डीएनए की उपस्थिति के कारण ही इनको अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन, डीएनए जेनेटिक मटेरियल किस किस में है, सम वायरस, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। सम वायरस इसलिए यहाँ शब्द यूज़ किया है क्योंकि अधिकतर प्लांट वायरस जो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले वायरस हैं या जैसे एचआई वायरस है, उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। अभी आप लोग कोरोना का नाम सुन रहे हैं, कोरोना फैमिली में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ज़्यादातर वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। कुछ वायरस जैसे बैक्टीरियोफाज जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। द लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ डीएनए हेलिकल, डीएनए हेलिक्स के 1 टर्न की लेंथ कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। या फिर यहाँ एंगस्ट्रॉन है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, तो 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होगा, 3.4, एंगस्ट्रॉन में है तो कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉन। ए शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ 80 थाइमिन। ध्यान से लिखना, थाइमिन कितना है यहाँ पर, 80 ग्वानिन, जी कितना है, 80। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट में टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, तो हमने क्या रूल पढ़ा चारगॉफ का, ए जितने टी और जी जितने होंगे उतने क्या होंगे, सी। तो हमें टी कितना दे रखा है, 80। इसका मतलब यहाँ पर ए बी कितने होंगे, 80
जी कितना दे रखा है 80, इसका मतलब सी भी कितने होंगे 80, तो टोटल कितने हो गए 320। If the DNA strand has nitrogenous base sequence A, T, T, G, C, C, the mRNA will have, mRNA में क्या होगा, mRNA में T की जगह क्या मौजूद होगा U। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ आप जहाँ A है उसके साथ U आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए A के साथ U, तो इस तरह से A के साथ U फिर T है, इसका मतलब क्या होगा A, G के साथ C और जी ये सीक्वेंस होनी चाहिए। तो जहाँ ये सीक्वेंस है वो आंसर है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ए के साथ टी ना होकर एमआरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। द बेस आर हेल्ड टुगेदर इन अ डीएनए डबल हेलिक्स बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड आर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इसको हम नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए वो टेकन इन 1938 किसने लिया था, विलियम एस बोरी ने। इन अर्ली 1950, वो 38 है या 1950s है, 1950s हाईली क्वालिटी एक्स-रे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ्स ऑफ डीएनए सजेस्टिंग द डीएनए बीइंग डबल हेलिक्स एंड composed of 2 nucleotide strain who took these photographs. Their name is Rosalind Franklin and Wilkins. रोजलिन फ्रैंकलिन के साथ किसका नाम आता है, विल्किंस का। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में ये प्रश्न पूछा जाता है। ए मोनोमर ऑफ डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर क्या होगा डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में नामान्यता पूछे जाते। आप इनको ध्यान में रखिए, अच्छे से इस पूरे टॉपिक को पढ़िए ताकि आप लोग अच्छे से इसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। अगले वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेटेड होता है, कौन से एंजाइम है वो रेप्लिकेशन में काम में आते हैं। थैंक यू।